कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और विपक्ष की तरफ से स्पीकर सर आपसे बोलने की इजाजत मांगता हूं। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। स्पीकर सर, हरियाणा की पावन धरती के ऊपर कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, बहुत बड़ा स्थान है और आपने सदन के बाहर भी गीता की स्थापना की हुई है। गीता के पहले श्लोक के अंदर आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और बहुत ही महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस गीता का व्याख्या की है, उसके ऊपर पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा है कि धर्म क्षेत्र राजधर्म होता है और उस परिपक्ष के अंदर जो संविधान होता है वो एक सरकार का धर्म होता है। भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, देश में गरीबी हटाना हमारा धर्म है। राम राज्य का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को इंसाफ मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, गरीबी का उन्मूलन हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। अंत्योदय का नारा देने से काम नहीं चलेगा। गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, जीवन को निर्वाह करने के लिए साधन दो, उनको आय कमाने के स्रोत दो। राम राज्य की स्थापना करनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का पालन करो। अहंकार की दुनिया छोड़ दो। लंबा न करते इस बात के लिए कि अहंकार रावण में था, दुर्योधन में भी था, कर्ण में भी था और अहंकार अर्जुन में भी था, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में उसका निवारण किया। लेकिन यहां पर क्या तकलीफ होगी अभी? प्लीज प्लीज। पर इस बात के लिए कि ये सरकार एक अहंकारी सरकार है। इस सरकार के रोम रोम के अंदर अहंकार भरा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का हम कदर करते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने संविधान को जीवित रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सारा देश जानता है कि ब्लैक मनी का कैसे उपयोग होगा, कैसे वो होगा, और जो 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लिस्ट आएगी तब पता लगेगा कि कौन काले धन का और कैसे इस्तेमाल होता है और किन किन ने काला धन दे रखा है। उसके साथ ही सर, ईडी, परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई को सत्ता में रहने का अधिकार मत बनाओ। घोटालों की सरकार है, प्रत्येक नागरिक दुखी है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का खतरा है। पानी नहीं मिलता, पर्यावरण की धज्जियां उड़ी हुई हैं, गंदा पानी मिलता है, सीवरेज प्रणाली का भट्ठा बैठा हुआ है और नहरों में जहर जैसा पानी बहता है। ये मैं भी नहीं कह रहा, ये मेरे सम्मानित सत्ता पक्ष के विधानसभा में सदस्य हमारे बहुत ही आदरणीय यमुनानगर से अरोड़ा जी ने ये कहा। इस बात के लिए व्याख्या अपनी की कि हमारे यहाँ क्या हाल है, क्या नहीं हाल है। उसके बाद सर,
आज पानी बढ़िया है क्या? पानी 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 बढ़िया है, पानी बढ़िया है क्या? नहरों का पानी बढ़िया है क्या? चलो जी, ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक 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 है। ठीक हो गया जी, हो गया। मेरे पास इस प्रदेश की एक घोटालों की सरकार है। इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं पढ़ने लगूंगा, मेरा समय बोलने का खत्म हो जाएगा। घोटाले इतने बताऊंगा, घोटाले आपका दिल दहल जाएगा। आप लोगों के रोम रोम के अंदर घोटाले बसे हुए हैं। मैं पढ़ूंगा, आपको घबराते क्यों हो? घबराते क्यों? मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस। तो हरियाणा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। बजट सत्र की कार्रवाई जारी है और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। कुछ देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी बात रख रहे थे। बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई जारी है। हरियाणा के बजट सत्र का तीसरा दिन। देखिए, विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है और इस बीच सदन में नशा, अपराध, बेसहारा पशुओं समेत कई मुद्दों की गूंज जो है वो सुनाई दी है। सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी समस्याएं जो हैं वो उठाई गई हैं विपक्ष की तरफ से। तमाम समस्याएं उठाई गई हैं जिनका जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। नशा, अपराध, बेसहारा पशुओं समेत कई मुद्दे सदन में उठे हैं, तो सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी समस्या विपक्ष ने उठाई, जिसका जवाब खुद मंत्री अनिल विज देते नजर आए हैं। आज तीसरा दिन है हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का और जारी है लगातार हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई। देखिए, रेवाड़ी एम्स को लेकर सदन में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने सवाल किया। उन्होंने सवाल पूछा, ओपीडी और एमबीबीएस क्लास कब शुरू होगी, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मोदी की गारंटी है, चिंता ना करें। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड में घोटाले को लेकर सदन में जो है आवाज सुनाई दी। आयुष्मान कार्ड में घोटाले को लेकर सरकार पर कांग्रेस बरसी। सदन में विधायक गीता भुक्कल ने कहा, योजनाओं के अंदर रोहतक पीजीआई में धांधली हुई है, कार्रवाई कब होगी। ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, जिसका जवाब जो है सरकार कहीं ना कहीं देती नजर आई है। तो ओपीडी और एमबीबीएस क्लास शुरू होने का सवाल हुआ, तो इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड में घोटाले को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा गया। पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमेशा बोलते रहते हैं उस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर, और डाडम के बारे में हमने रेज किया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना। कैसे सुंदर मार्केटिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कैसे वो टेक्निकल बिड को पूरा नहीं करता था, कैसे वो ज्वाइंट वेंचर के अंदर वो नहीं होता था। मैं चंद लाइनें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उस बारे में पढ़ूंगा। It's a classic case that someone apparently having influence in the high is using that influence to violate law and against benefit that would ordinarily not be granted to anyone else. We cannot say that any degree of certainty how high is the reach of the petitioner, but it is quite apparent the facts of the case is pretty high. I'll not read the complete judgment, but
I'll write few portions. At this stage, it is useful to recall the petitioner itself was not qualified to participate, and this is admitted position. Only JV was qualified, therefore it is not clear how and why the petitioner alone was allowed to take over the share of the KGSL and sole beneficiary of the dissolution of the JV and to acquire. And one fine morning, an application has been given to the directly to the Honorable Chief Minister, and Honorable Chief Minister उसमें जहां इंटरवीन नहीं कर सकता, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि उनकी जुरिडिक्शन नहीं है, वहां पर वो सुंदर मार्केटिंग को अलाउ करते हैं. इट्स ए केस ऑफ क्विड प्रो क्यो. आप रोज इधर कहते हैं इस बात के लिए कि ये गलत काम कर दिया, ये गलती. सरकारें चलती हैं, मैं इस बात के लिए कोई पर्सनल वाली बात नहीं कर रहा. हर एक सरकार में अमीशन और कमीशन के एक्ट होते हैं. क्या पिछली सरकारों ने नहीं किए? क्या हमारे से भी नहीं हुए क्या? और क्या आपसे नहीं हुए? इस बात का प्रमाण देना, सत्य का प्रमाण देना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये बात बिल्कुल गलत है. समय आने पर पता नहीं कितने सीएलयू निकलेंगे, समय आने पर पता नहीं कितने ऑर्डर्स निकलेंगे जहां पर टोटल घोटालों की बुआई. उसके बाद सर, आप रोज कहते हैं, मैं विपक्ष से, और 2 दिन पहले भी बात हुई थी, यहां पर सत्ता पक्ष के बोल भी रहे थे इस बात के लिए, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन गई, ये एलडीको बन गई, ये यो बन गई, ये कुछ है, और एलिगेशन लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस लैंड को छोड़ा. 1 इंच जमीन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के आश्रम में एक्वायर करके किसी बिल्डर को नहीं दी, किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं. ये चैलेंज करते हैं हम आपके सामने. इस बात का आपके पास रिकॉर्ड है, जहां से वहां से जाकर रिकॉर्ड लें. एलिगेशन से नहीं, बाकी मैटर सब जुडिस हैं. कब बाकी मैटर सब जुडिस हैं. अब इट्स आई हैव मेंशन द केस ऑफ क्विड प्रो क्यो so far as that is concerned. Come with the proof. हाँ, कोई बात नहीं. आप कहते हैं कि हमने कभी जमीन नहीं छोड़ी. हुड्डा साहब तो लोगों की जमीन छोड़ते थे. मुख्यमंत्री सर, आपके सामने मेंशन कर रहा हूं मैं एक ऑर्डर को जिसमें सेक्शन 4 भी हुआ, 6 भी हुआ और अवार्ड भी हुआ, और वो है बिमला देवी, वाइफ ऑफ रतन सिंह, और जिसका 2021 के अंदर आपने 20,000 गज की जमीन छोड़ी हुई है. किसने ऑर्डर किया है बताए, इसका स्पष्टीकरण. आप कहते हैं कि जमीन, हुड्डा साहब जमीन छोड़ते थे, ये करते थे. इसलिए मैं कहता हूं कि एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हर एक सरकार के अंदर होते हैं. जो व्यक्ति काम करता है वहां पर गलतियां होती हैं, पर उस बात को इश्यू बना लेना कि जो भ्रष्टाचार है, ये बातें बिल्कुल गलत है. इसके साथ ही इसके साथ नहीं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं. इसके साथ ही सर, आपके टाइम में इस्लामपुर के अंदर 6 बीघा जो गुड़गांव का एक प्राइम एरिया है, वो आपने छोड़ी, और बिमला देवी को जो पहले छोड़ी थी उसी ऑर्डर के रिलाई पर उनके जमीन. उसके बाद आपकी सरकार ने 41 कनाल जमीन वही बिमला देवी के ऑर्डर पर रिलीज हुई, जिस बिमला देवी का आपने 2021 के अंदर पूरा ऑर्डर पढ़ने में समय लग जाएगा, आपने वहां पर छोड़ी. और ये थी जी अंबाला पाल ब्रदर्स फ्लोर मिल की कोई जमीन है. उसके बाद आपने गांव बड़ौली के अंदर 8 कनाल जमीन छोड़ी, फिर आपने कुरुक्षेत्रा के अंदर जमीन छोड़ी, फिर उसके बाद 4 एकड़ जमीन आपने फिर गुड़गांव के अंदर छोड़ी, जो प्राइम लैंड है. अब कहते हैं हम जमीन छोड़ते ही नहीं किसी हालत में, ये छोड़ने की. और ये मैं अथेंटिकेट कह रहा हूं. अगर हम आदरणीय मुख्यमंत्री कागज चाहते हैं तो मैं कागज सप्लाई कर सकता हूं, उनको दे सकता हूं इस बात के. उसके बाद 2 मिनट माफी मांगो जी.
थोड़ा बुखार भी है जी और गला खराब है और कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती। सर आप कहते हैं खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती, आप कहते हैं खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती। लो खर्ची पर्ची दिखा देता हूं, अब अभी आपको दिखाता हूं खर्ची पर्ची। कैथल की 8 सोसाइटियों के अंदर 56 कर्मचारियों की नियुक्ति। ये नियुक्ति कैसे हुई? कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई मेरिट नहीं। आप कहते खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती। ये क्या है? खर्ची पर्ची नहीं तो क्या है? 56 नौकरियां आपने 8 सोसाइटियों के अंदर वहां पर दे दी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। और जी आदरणीय स्पीकर सर, अगर इनकी लिस्ट चाहे तो मैं सत्ता पक्ष को आदरणीय मुख्यमंत्री को दे सकता हूं। अब मैं बात करता हूं बड़े लंबे समय से एचपीएससी और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की, एचएसएससी हरियाणा स्टेट सर्विसेज कमीशन की बात कर, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात करता हूं। तमाशा बना हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम में बेचारे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सारे के सारे हाई कोर्ट की तरफ भागते हैं, सब कुछ भागते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका गैंग बना हुआ है। इफेक्टेड आदमी वकील यहां पर मुकदमे नहीं लड़ता। आप रिकॉर्ड देख के देखो इस बात के लिए कि आपकी कितनी एडवर्टाइजमेंट्स को वापस आपको विड्रॉ करना पड़ा। हर एक में पिछले इतने सालों में, जिसका खुद निरीक्षण करते हैं मुख्यमंत्री जी, हर एक कैटेगरी में जो फार्मूला बनता है उसी फार्मूले के बनने तक आखिर तक वो अपॉइंटमेंट पहुंचती नहीं है किसी हालत में। वाई यू आर डूइंग। इतने में सारे युवा के जो वो उम्र उनकी ज्यादा हो जाती है, उनके साथ बेइंसाफी होती है। इस बारे में आपसे तथ्यों के साथ में बात करूंगा मैं आपसे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन टोटल 2019 से लेके अब तक 8250 पद थे और जिसमें भर्ती हुई है सिर्फ 963 और उसके बाद 5350 पद विभिन्न कारणों से वापस लिए गए। क्या इसी 4 सालों में इसीलिए सरकार चलती रहेगी? किस बिना पे वो वापस लिए? क्यों एडवर्टाइजमेंट की? जवान बच्चों के साथ नाइंसाफी है, वो एप्लीकेशन देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वापस हो जाती है। क्यों वापस हो जाती है? किस लिए वापस हो जाती है? इसका सरकार उत्तर दे इस बात। उसके बाद सर इसी प्रकार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंदर ये कहते हैं कि इसमें 8937 9000 के करीब पोस्टें कैंसिल हमने की। फिर उसके बाद रीएडवर्टाइजमेंट कर दिया और उसके बाद 60,785 पोस्टें रीएडवर्टाइजमेंट की और अभी 35,000 पोस्टें हमने भरनी है और टोटल सिलेक्शन सबऑर्डिनेट एचएससीसी की कलेक्शन जो सिलेक्शन है वो 12,159 सिलेक्शन है। इतना कुछ आपने काम किया है। इस बारे में रोज हाई कोर्ट में खड़े रहते हैं, सरकार की बदनामी होती है, रोज कास्टें दी जाती हैं, इसके ऊपर फाइन लगाओ, इसको लगाओ। ऐसा क्यों है? वाई कमीशन इज डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स? क्या पहले कमीशन नहीं थी क्या? क्या पहले यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं थी क्या? क्या ऑफिसर अच्छे रिक्रूट होकर आते नहीं थे इस बात के लिए? और उसके बाद आखिरी एक बात और कहूंगा सर, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जरा ध्यान से सुने इस बात के लिए कि मैं उनको अनुरोध करूंगा, व्हाट वाज द नीड टू अपॉइंट ए चेयरमैन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट? क्या इस प्रांत के अंदर कोई पढ़ा लिखा, कोई शिक्षित और कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है क्या? क्या हमारे ऊपर हमारे कमीशन में बिहार से आदमी आएगा? सर स्पीकर साहब ये चिंता का विषय है। क्यों नहीं? बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े पीएचडी हैं, एलएलडी लोग बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड बैठे हैं और बैठे हैं, आप किसी को मौका देने की बात करते हैं। अब एक और एग्जांपल दूंगा आपको, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी, इस बात के लिए आप इस बिल को नोट लो
पिछले दिनों एडीएस की एग्जाम हुए थे। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए। कमीशन में मैंने सुना है कि वहां पर कमीशन में चेयरमैन इज द सुप्रीम बॉस, अपने मेंबरों की सुनता नहीं है। उनसे जो रेजोल्यूशन में कंसेंसस लेनी होती है वो नहीं लेता है। बहुत बड़े अधिकारी भी यहां पर बैठे हैं। आज तक सुना है कभी कि आप जो टेस्ट में लोग अपीयर के 4 गुना पोस्ट के खिलाफ लोगों को बुलाया जाएगा? पहली बार सुना। 4 गुना का फार्मूला कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट तो 5 गुना कहती है, 4 गुना का फार्मूला आ गया। 4 गुना के बाद पहली बार सुना भी साहब कि सिर्फ 112 पोस्ट है, सिर्फ 224 आदमी को बुलाया गया। 2 गुना सिर्फ बुलाते हो। और उसके बाद और बात कहता हूं सर, यहां पर खड़ा हुआ हूं इस बात के लिए कि 475 कैंडिडेट अपीयर हुए सर, और उसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जी, एक रोल नंबर है जी, बिल्कुल अधिकारी नोट कर ले जो भी एचपीएससी को देखते हैं। 1001 से 1300 रोल नंबर में जो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स आए, 90 से ज्यादा मार्क्स आए, वो 3 स्टूडेंट, 80 से 99 तक 6 स्टूडेंट, 70 से 79 तक 27 स्टूडेंट, इस तरह महामद मर के उन 300 के अंदर बहुत कम कैंडिडेट जो है वहां पर उन्होंने एग्जाम को पास किया जब वो आए। उसके बाद 1301 नंबर से 1468 तक 17 के उधर 300 में सिर्फ 3 आदमियों के नंबर 90 से ऊपर आ रहे हैं, और यहां पर 17 आदमियों के आ रहे हैं। आगे 15 आदमियों के आ रहे हैं, आगे 34 आदमियों के आ रहे हैं। 500 आंसर शीट थी। इन रोल नंबर में, इन सब में, पेपर्स में कमीशन से पता करवाएं, कमीशन से पता कराएं चीफ मिनिस्टर साहब कि इसका डिफरेंस क्यों है। इसका डिफरेंस इसलिए है कि 475 जो कैंडिडेट्स के एग्जाम पेपर थे वो अलग अलग एग्जामिनर से दिखाए गए हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स का इंसाफ हो गया, बेइंसाफी हो गई। क्या 475 के 75 एक ही एग्जामिनर ने इवेल्युएट किए हैं? बिल्कुल मान लेंगे। अगर एक से फालतू एग्जामिनर ने उसको इवेल्युएट किया है तो ये बिल्कुल गलत परंपरा है। इस तरह की तानाशाही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा चिंता का विषय इस बात के लिए कि क्योंकि कोई एग्जामिनर का, मैं एग्जामिनर हूं, मैं लिबरल हूं, दूसरा एग्जामिनर है बड़ा सख्त नंबर देता है, कैंडिडेट्स तो बेचारे पिस गए इस बात के लिए। और अगर दूसरा मेथड अपनाया है कि 475 पेपर के लिए, तो फिर अगर ज्यादा एग्जामिनर हो विज साहब, तो हर एक जो एग्जामिनर आए हर सबका क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिन करे और चला जाए, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिन करे चला जाए। ना इंसाफी नहीं होगी। जहां आप इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जहां आप इतनी सब चीजों की बात करते हैं, आप सोशो इकोनॉमिक की क्राइटेरिया की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैं कोई भी भ्रष्टाचार कमीशन के अंदर नहीं होने दूंगा, उसके बाद ये सामने जब आता है तो ये भी तो एक स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी की बात है सर। ऐसी वर्किंग में इस कमीशन को और हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि स्टेट के बाहर का इस सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कादयान साहब कह रहे हैं कि सीवीसी की इंक्वायरी इसके खिलाफ चल रही है। ऐसे लोगों को आप उसमें इस बात के लिए भर्ती करते हैं सर। अब आता है सर अब कोऑपरेटिव का घोटाला, बहुत सब लगे 100 करोड़ का घोटाला। नहीं, सरकार कहती है कि हम हर एक घोटाले की इंक्वायरी करती हैं, एसआईटी बनाते हैं। वो एसआईटी की रिपोर्टें इस सदन के अंदर क्यों नहीं पेश होती? वो 100 करोड़ रुपया कैसे गया, क्या सरकार कर रही थी, क्या उसके जो ऊपर ऑडिटर बैठे थे क्या कर रहे थे, क्या उसमें उनके ऊपर वाले क्या कर रहे थे? लोगों ने किसी टीवी खरीद लिया, किसी और खरीद लिया, इसको पैसे दे दिए, उसको उसी, और डर नहीं है किसी का, वही पैसे रूट होके और बेनिफिशियरी के पास पहुंच जाते हैं। उसी एक व्यक्ति की वाइफ के पास एक को ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में जो पैसे आए, ऑर्डर दिया नहीं जो आया, उसकी डीडी
उसके वाइफ के नाम, उसकी निधि किसी साले के नाम, और उससे आगे उसी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। इसकी सदन के अंदर 2 दिन से सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री इस बात का पूरा जवाब दें कि 100 करोड़ की इस घोटाला क्यों हुआ। घोटाले बहुत हुए हैं आपके सरकार के अंदर। आप शराब घोटाले की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, रजिस्ट्री की बात करते हैं, रिपोर्ट तो सदन में एक की भी नहीं आती किसी हालत में, और घोटालों की बात करते हैं, किसी की रिपोर्ट यहां पर नहीं आती है। सर, अब मैं बात करूंगा आपसे, देखो बड़ी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अमृत वन स्कीम आई, 2400 कुछ करोड़ रुपया इस सरकार को मिला। उस 2400 करोड़ में टेक्निकल लोग भी वहां बैठे होंगे, यहां पर डीएनआईटी जब बनती है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट डीएनआईटी से 5-10% ऊपर या नीचे जाता है, बनाने का कोई तुक नहीं। ये मेरे पास दस्तावेज है सर कि डीएनआईटी में के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल अलॉट हुआ 126% इंक्रीज, 88% इंक्रीज, 57% इंक्रीज, 400 करोड़ रुपया का ज्यादा भुगतान डीएनआईटी। और बड़े बड़े मगरमच्छ आए, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेके चले गए, कुछ लोग गुजरात से आए और सब कॉन्ट्रैक्ट देके भागते रहे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इसी वजह से 6 साल के अंदर अमृत वन की स्कीमें सारे के सारे मेरे एग्री करेंगे, सारे के सभी में चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई है किसी हालत में। ये एक बहुत चिंता का विषय है, हर एक विधायक ये बात करेगा कि ये पूरी नहीं हुई है। ये सवाल आपके सामने उठाने की आवश्यकता इस बात के लिए। उसके बाद सर, अब आप सरकार जब पैसे खर्च करती है, सरकार अपने आप को एक इवेंट मैनेजमेंट बना चुकी है, और इवेंट मैनेजमेंट की बात मैं कहूंगा ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय कि हाँ, एक बात भूल गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, 75% का कानून आपने इसलिए पास करवाया कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले। 70% रिजर्वेशन की बात आपने की। आपने कभी सर्विस कमीशन से नहीं पूछा कि बाहर के कैंडिडेट क्यों सिलेक्ट करते हो? आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कभी नहीं पूछा कि बाहर के कैंडिडेट क्यों सिलेक्ट करते हो? इस बात का सारा ये मेरे पास पूरा चिट्ठा है। आज तक नहीं हुए बाहर के कैंडिडेट सिलेक्शन। आज क्यों होते हैं? किस बात के लिए? किस बात के लिए आज होते हैं? इसीलिए है कि आपका चेयरमैन सन ऑफ द सॉइल नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर अपने प्रदेश के लिए लगाव नहीं है इस बात के लिए। ये सारी की सारी कैटेगरी बता दूंगा, एडीओ की कैटेगरी है, एसडीओ की कैटेगरी है, बहुत समय लगेगा इसमें। ऐसी आई जिसमें 99 में से 77 लोग बाहर के आए, हरियाणा में नहीं आए। 187 में 65% उसके अंदर नहीं आए, और इसकी जनरल कैटेगरी में 26 पोस्ट में पदों पे हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट आ गए इसमें एडीओज में। और वेटरनरी सर्जन के साथ जो इंसाफी हुई, संजीव बलियान भी बोलते रह गए, किसी ने उनकी सुनी नहीं किसी हालत में। और ये एक पूरा लिस्ट है, मैं मुख्यमंत्री जी को दे सकता हूं कि प्रदेश के बाहर के ये जो कैंडिडेट हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तरीके होते हैं। पंजाब में नौकरी करके दिखाओ ना, गुजरात में नौकरी करके दिखाओ ना, तमिलनाडु में नौकरी करके दिखाओ ना, आंध्र प्रदेश में नौकरी करके दिखाओ ना, उड़ीसा में नौकरी करके दिखाओ ना। देयर शुड बी सम सिस्टम, देयर शुड बी सम जनरल नॉलेज सिस्टम जो उसके अंदर हो, जिसमें हरियाणा की संस्कृति का जिक्र हो। कुछ ना कुछ हरियाणा वालों को पता होगा और उनको जनरल नॉलेज का फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आजकल इस बात के लिए है, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट इसी के साथ कहता हूं, जो सिलेक्शन होती हैं, पारदर्शिता के नाम पे कहा है कि कैंडिडेट एक टोकन बैठ के और वहां पर चला जाए, और 15 नंबर लिखते हैं सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट के। सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट के 15 नंबर रखे जाते हैं स्पीकर सर। वो चाहे पीएचडी हो, चाहे वो उतना बढ़िया क्वालिफाइड हो, उस व्यक्ति को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसको एक एग्जाम क्लियर होना होगा। एग्जाम क्लियर होने के बाद जो 15 नंबर है, उसमें उच्च क्वालिफिकेशन के भी नंबर मिलने चाहिए। इस बात के लिए उस व्यक्ति के 15 नंबर देने पे उसकी शक्ल पे क्या लिखा है, कहते हैं जिसकी एटिकेट्स हम देखेंगे, इसका ये देखेंगे कि इसका आचरण कैसा है।
2 मिनट के अंदर एटिकेट्स भी पता लग जाएंगे, आचरण भी पता लग जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी भी पता लग जाएगी। उसका पुराना रिकॉर्ड तो बेचारे का देखो, उसने PhD की हुई है, उसने डॉक्टरेट की हुई है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो HUC से आया हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी में से आया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट है। देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इस प्रथा को बदलना चाहिए स्पीकर सर। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, मैं कुछ और भी पार्टी ने टाइम दिया हुआ है मेरे को, और कोई बात नहीं। एक और आया जी ऑनरेबल स्पीकर सर, एक और बात आई इस प्रदेश की पैसे को लुटाने की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड? आप खुद सक्षम हैं, आप वो यात्रा निकालते हैं, एक आप जनसंवाद करते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। बात पहुंचाने के बाद इस बात के लिए आप देखो, इस सरकार ने अपना आदरणीय भाई साहब, जिसमें आपका फोटो कहीं नहीं लगाया है, इन्होंने प्रिंट मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट की है, 1 साल के अंदर 244 करोड़ प्रिंट मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट की है 244 करोड़, और उसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर 99 करोड़, और उसके बाद सर डिजिटल मीडिया पे 5 करोड़, और एक सरकारी बस। ये थोड़ा सा लीगल और थोड़ा सा टिकलिश पॉइंट है, मैं उस बारे में सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस बात का सरकार अवलोकन कराए कि क्या ये एडवर्टीजमेंट बसों के ऊपर लग सकती है, और उसके बाद क्या बसों में लगने के बाद क्या उसके ऊपर उस एडवर्टीजमेंट के साथ कोई भी आपकी योजना होती है, क्या उसके ऊपर नेशनल एम्बलम लग सकता है क्या? इस बात का अवलोकन कराएं। मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में इस बात के लिए लाया था, इस बात के लिए वो कहने लगे, बाद में इंफॉर्मेशन आई कि स्टेट का एम्बलम लगा हुआ है। स्टेट के एम्बलम और नेशनल एम्बलम की एक ही वैल्यू है। स्टेट के एम्बलम की जो हम पत्राचार करते हैं, जो मिनिस्टर्स अपने स्टैंप लगाते हैं, अधिकारी अपने पैड पे लिखते हैं, और चीजों पे लिखते हैं, और अथॉरिटीज होती हैं वो लिखती है, और उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि उन लेटर्स का जिनके ऊपर स्टैंप होगी, जिसमें इंसिग्निया होगा, नेशनल राष्ट्र का होगा, उसको कागजों को अगर रद्दी होगी तो उसको निपटाया कैसे जाएगा, जहां तक उसकी रिस्पेक्ट है। तो सड़क पे बसों के ऊपर नेशनल हमारे वो जो है एम्बलम वो लगे हुए, कोई ध्यान दे के राजी नहीं। और मैंने तो देखा खुद, पर ऑफिसरों ने इस बात के लिए कहा नहीं है कुछ है। मैंने एक जगह देखा, जब हम 75 किलोमीटर घूम के आ रहे थे, एक बस के पीछे मोदी की गारंटी और साथ में नेशनल एम्बलम लगा हुआ था। बाद में उनका नेशनल एम्बलम क्यों लगाते हैं? नेशनल किस बिना पे आप लगाते हैं? आप नेशनल जो एम्बलम का कोड है उसकी वायलेशन मत कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए उस बात के लिए। उसके बाद सर एक बात और है, वो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इस बात के लिए। मुख्यमंत्री हमेशा ही बजट पेश करते हैं, और बजट पेश करने के साथ ही अनाउंसमेंट करते हैं कि मैंने इस जिले में इस बार पैसे दे दिया। MLA भी मिलते हैं, बड़ी बधाई देते हैं कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमारे इस स्कीम के लिए पैसे दिए, इस स्कीम के लिए पैसे दिए, इस स्कीम के लिए पैसे दिए। एक घोषणा हो गई, बजट के अंदर घोषणा हो गई। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उस एरिया के अंदर जाते हैं, वहां पर फिर उसी बात की घोषणा कर देते हैं जो ऑलरेडी बजट के अंदर एलोकेट हुआ है। फिर हाँ याद करवाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, याद करवाने। फिर उसके बाद क्या होता है, याद करवाने के बाद जब DNIT और प्रिंसिपल अप्रूवल होती है, उस समय भी याद दिलवाया जाता है, उसको भी याद दिलवाया जाता है। फिर जब फाउंडेशन स्टोन होता है उस दिन भी एक बात की 4 घोषणाएं होती हैं। ये घोषणा सरकार है, ये घोषणा सरकार से फालतू कोई सरकार नहीं है इस बात के लिए। अब सर मैं आपके सामने आऊंगा, मैं अब आऊंगा सर आपके सामने। मैं आज
हाँ जी, हाँ जी। बदलते रहते हैं। घोषणा पत्र था वो लागू नहीं किया तो अब संकल्प पत्र दे दिया, संकल्प पत्र देने लग गए। बदलते रहो। अब स्पीकर सर, मैं बड़े अदब से आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा, इस बात के लिए कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और हाउस में ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है, सब कुछ होता है, वो आपकी भी एक वो बनता है सारा कुछ। मैं आज सदन के ऊपर अध्यक्ष महोदय, इनका दोष नहीं है। जिस प्रकार से ये सब बोल रहे हैं उसमें से मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि सूरज ने अकड़ के कहा है कोई मेरा जैसा। सूरज नहीं, जैसा हुड्डा साहब बोल रहे हैं मैं उनके जवाब दे रहा हूं कि है कोई मेरा जैसा। सूरज ने कहा कि है कोई मेरा जैसा। एक नन्ना सा दिया बोला कि जब शाम होगी तब देखेंगे। जवाब देना आप जो है ना, जवाब देना। ठीक है स्पीकर, मत देना, एमएसपी मत देना, जवाब देना। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक तो एमएसपी देते हैं आप, एक एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो दे नहीं रहे, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हो जेजेपी को। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस 11 महकमे, 20 महकमे, तमाशा हो रहा है। महोदय, माननीय हुड्डा साहब की पीड़ा ये है कि वो यहाँ क्यों नहीं है। असली दर्द तो वो है, परसों तो इस सदन में खड़े होकर कह रहे थे तारे पास बहुमत है और आज अविश्वास लिया है। ये खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे। तो कॉन्फिडेंस है, मेरे को पीड़ा नहीं है, पीड़ा आपको है कि चलने वाले हो आप। मैं तेरे साथ हूं। नो कॉन्फिडेंस के लिए कोई नंबर्स की जरूरत नहीं होती है। आप काफी पढ़े लिखे इस बात के लिए। इश्यूज के ऊपर नो कॉन्फिडेंस उठाया जाता है, सब जगह होता है, हर असेंबली होता है, पार्लियामेंट में होता है और आखिरी सदन जो होता है उसमें जरूर होता है सर, उसमें। चलो ऐसे है जी सर। अब मैं एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली सदन के अंदर मैंने बड़ा कुछ उसके बारे में पर आज मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये क्या कह रहा हूं, परिवार पहचान पत्र अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों जाए कोर्ट में? हम कोर्ट में क्यों जाए? हम विधायक हैं। जस्टिस पुट्टा स्वामी की जजमेंट, 9 जजेस की जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट, रूल ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री की जजमेंट के पैरामीटर्स के ऊपर परिवार पहचान पत्र नहीं ठहरता। पिछली बार आपने सदन में माना था, पर आप बोले कि हम इतना आगे निकल चुके हैं, वापस नहीं थे, लेकिन आपने माना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज मैं बताता हूं इस बात के लिए फाइंडिंग आएगी, आप सदन की कार्रवाई निकलवा के देख लीजिए। आपने ना माना इस बात के लिए, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हम इस बात की करते। चलो उसके बाद सब ठीक ऐसे है जी कि उसके बाद मैं आता हूं की कोई जजमेंट है जिसका हमने पालन नहीं किया है, हमारी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में है, तो आपको पुट्टू स्वामी की जजमेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास एक हथियार है, आप तुरंत कोर्ट में जाकर के कोर्ट में क्यों जाए? हम विधायक हैं, हम कोर्ट में क्यों जाएंगे? हमें अपनी कोर्ट पर भरोसा है, हमारे पास कोई ऐसा जजमेंट नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, का काम हमारी करेंगे, लोकहित की सरकार है, हमारा कोर्ट का काम करेंगे, सदन का काम करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट लोकहित में है। आप कहेंगे अगर आपको लगता है कोर्ट में का उल्लंघन हुआ है, गैंग बना के कोर्ट में आप जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक अधिकार है आपको, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन हमारा जो पीपीपी का प्रोग्राम है ये लोकहित में है और ये कोर्ट के द्वारा एक मोहर लगा हुआ दस्तावेज है। दो लाइन हाँ कम कर दिया। आखिरी है जी इस बात के लिए मैं थोड़ा सा, उसके बाद एक लाइन और कहूंगा, सीधी सी बात है। आज भी मैं पूरी कन्विक्शन के साथ कहता हूं, आज भी मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि आपने जो प्रॉपर्टी आईडी का प्रोसीजर अपनाया है, दैट इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारी तरफ से प्रॉपर्टी आईडी में और लोगों को तंग करो और धक्के खिलाओ और कागज ले लेके गलियों में बोंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। पर जब आपने याशी कटघरे के घेरे के अंदर
झांसी के बाद आप सबसे बड़ा पॉइंट से वेग रखूंगा, अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड किसने दिया आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या कमेटी के एक्ट के अंदर? क्या अनअप्रूव्ड एरिया की रजिस्ट्रियां नहीं हुई क्या? क्यों नहीं बेच सकते वो लोग? क्यों उनके साथ नाइंसाफी है? किस बात के लिए नाइंसाफी? आपको टैक्स देते हैं, मत लो टैक्स मत लो, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स मत लो। अगर वो अनअप्रूव्ड हैं तो ठीक है, बिल्कुल बात। इधर से प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, उनको फिर अनअप्रूव्ड लगते हो, बेचारे कचहरी में हैं, गरीब आदमी धक्के खाते हैं। किसी का 50 गज का प्लाट है, किसी का 100 गज का प्लाट है, उनको कहीं जगह नहीं मिलती। सरप्राइज कर रहा हूं सर मैं, कोई ज्यादा उसमें। एक बात और आपके मध्य में इसमें कहूंगा, इस बात के लिए, ओपीएस हमारी सरकार आएगी, हम ओपीएस को लागू करेंगे। आपने कमेटी बनाई, कमेटी बनाए हुए 1 साल हो गया, एक भी रिपोर्ट आपने नहीं दी, एक भी आपने मीटिंग नहीं की। आखिरी बात कहूंगा, हमारे एक माननीय विधायक हैं श्री मामन खान जी, राम राज्य की स्थापना मुख्यमंत्री करना चाहते हैं और उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वो बेचारों को जेल भेजा जा रहा है, कोई कसूर नहीं है। उनकी जब बेल हुई, जिन पॉइंट के ऊपर वही सारे एलिगेशन थे, सब कुछ हुआ, कोर्ट ने कोई उसका नहीं माना। आज उसी फैक्ट्स का अवलोकन करते हुए जो पहले ऑलरेडी हैं, आज उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। क्या ये टेररिस्ट है? अध्यक्ष महोदय, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं और जब एक बात से उनकी बेल हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, उनकी बेल हो गई, अब आज ये नया लगाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि इसमें बेल नहीं होती है, इसमें यूएपीए में, तो उनकी बेल ना होने दें, सिर्फ यही मकसद है। कोई बात तो हो, कोई नई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, नहीं कोई बात हो, विधायक है, तो ये मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह है, कोई विधायकों के साथ ये सलूक ना करो। यूपीए की जरूरत नहीं है, मुकदमा चल रहा है, निबट लेगा वो। यूएपीए ये जाती है। कौन से अनलॉफुल संगठन का वो मेंबर है? कौन से अनलॉफुल उसने वो आप बोलो। यूएपीए तो टेररिस्ट हो, उस पर तो लगाओ, आप टेररिस्ट पे लगाओ। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 900 आदमियों पर हैं उन जिनके ऊपर टेररिस्टों के इल्जाम है, पूरे हिंदुस्तान में। आप हरियाणा में लगा रहे हो और एक विधायक पे लगा रहे हो जिसकी ऑलरेडी जमानत पे है वो। ये तो सचमुच में जाती है अध्यक्ष जी, क्योंकि एक विधायक के ऊपर जो है टेररिस्ट एक्ट आप लगाते हैं, ये तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर दोबारा से विचार जरूर करना चाहिए। हाँ, आखिर में मैं कंक्लूड करने से पहले एक बात कहूंगा सर, कि वो बात नहीं है, पता नहीं कानून को ये सरकार पालन क्यों नहीं करना चाहती है। आप कानून के भी कस्टोडियन हैं, इस हाउस के कस्टोडियन हैं, इस लेजिस्लेचर के कानून हैं, आपकी रहनुमाई के अंदर यहां पर सभी कानून बनते हैं। बट स्टेट इज बीइंग रन नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। हर एक बात की वायलेशन करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कोर्ट कहता है, उसको तार पीड़ो करने की कोशिश करते हैं। और सबसे जिंदा एग्जाम्पल है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी चपत मारी है इस बात के लिए, और जो लोगों के नाम सामने आएंगे आपको अचंभा होगा कि ये सब कुछ इस देश के अंदर क्या हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।